नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में इस समय एक तरफ चुनावी हलचल तेज है तो दूसरी तरफ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। लोकसभा में कम सीटें मिलने के बाद से बीजेपी को बैसाखियों वाली सरकार चलानी पड़ रही है और अब उसके मनमाने फैसले लेने के दिन भी चले गए हैं। हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी ने सोचा होगा कि अब फिर से उसकी मनमानी चलेगी, तो यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी की पोल अब उसके ही नेता खोलने लगे हैं। बहराइच का मामला इसका बड़ा उदाहरण कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें आज एक वीडियो के आने के बाद से बीजेपी और घिर गई है। अखिलेश यादव ने तो अब बाकायदा बीजेपी के शासन की तुलना हिटलर शाही से कर दी है। क्या है ये मामला, इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन देश की सियासत में जो बदलाव आ चुका है और जो आने वाला है उस पर पहले आइए चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दूं कि कल प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी और आज पूरा गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों वायनाड के लिए निकल गए हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन के दौरान शामिल रहेंगे और अब तक राहुल गांधी या सोनिया गांधी के नामांकन के वक्त ही आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी उनके बाजू में खड़ी रहती थी और उनके लिए चुनाव प्रचार करती थी, लेकिन अब तस्वीर में थोड़ा सा बदलाव देखने को आपको मिलेगा और उम्मीद है कि लोकसभा में भी अब बड़ा परिवर्तन होगा। लोकसभा यानी संसद के अंदर बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रियंका अगर जीतकर लोकसभा पहुंचती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए ये केवल एक सांसद के बढ़ने की बात नहीं रहेगी, यानी 99 से 100 वाली बात नहीं रहेगी, बल्कि उसकी नैतिक ताकत में भी इजाफा होगा, ऐसा माना जा रहा है। वैसे इंडिया की बढ़ती ताकत का एहसास लोकसभा में मोदी सरकार को हो ही रहा है। वक्फ बोर्ड पर जिस तरह जेपीसी का गठन हुआ वो बीजेपी के बैकफुट पर जाने का एक बड़ा उदाहरण है और जेपीसी के गठन का के लिए जो अपनी तरफ से आवाज उठानी थी, जो प्रपोजल देना था, वो बीजेपी की तरफ से ही हुआ था। लेकिन और जेपीसी का गठन हो गया, बैकफुट पर बीजेपी आई, लेकिन आज तो जेपीसी की बैठक में एक नया हंगामा खड़ा हो गया। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं चुनावी हलचलों की। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीट शेयरिंग की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। महायुति मतलब एनडीए कह लें महाराष्ट्र में, जिसकी सरकार है इस वक्त, और वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में भी यानी इंडिया में भी फाइनल चर्चा का दौर चल रहा है। बाला साहेब थोराट ने आज शाम को हुई इस बैठक के बाद जो जानकारी दी है, ये पहले वो सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इस पिटारे में। पहले बाला साहब थोराट को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। अभी जल्दी आ जाएंगे, आखिर टाइम लिमिट है ना हमें। नहीं, उद्धव शिवसेना और शरद पवार ने लिस्ट जारी कर दिया है, कल भी फॉर्म देने शुरू कर दिया, आप लोग कब देंगे? सीधा ये है कि 24 तारीख को बहुत सारे उम्मीदवारों को नॉमिनेशन करना है। 24 तारीख गुरु पुष्यामृत योग है होती है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन आज की बैठक में सब कुछ समझ जाएगा कि आज की बैठक में सब कुछ समझ जाएगा। हरण्याची भीती कुणाला आहे? आज की बैठक में सब कुछ समझ जाएगा। योग बघत असतील तर हरण्याची भीती कुणाला आहे? आज की बैठक में सब कुछ समझ जाएगा क्या? अब नहीं, बहुत सारा हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं, बहुत सारा हो जाएगा। कितनी सीटों पर बात आती है? योग बघतायत तर त्यासाठी हरण्याची भीती सर्व उमेदवारांकरता तो चांगला योग आहे, याचा अर्थ लोकशाही करता चांगला राहावा याच्याकरता। कितनी सीटों पर बातचीत अभी अटकी हुई है सर? थोड़ा सा कितनी सीटों पर बातें अटकी हुई है अभी? कितनी सीटों पर? बहुत थोड़े सीट, ये भी 1 दर्जन सीट। विदर्भ की सीटें ज्यादा, विदर्भ की सीटें ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में थोड़े थोड़े ज्यादा नंबर नहीं अभी। विदर्भाच्या बाबतीत ठाकरेंनी थोडीशी लेकिन तो सुन रहे थे यहां बाला साहब थोराट को आप, और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष उधर नाना पटोले ने भी कुछ जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने क्या बातें कही हैं, आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। नाना पटोले लगातार मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, कल भी शाम को भी आपने सुना होगा, आज उन्होंने जो कुछ कहा है मीडिया से, आइए जरा सुन लीजिए। साहब ने मुझे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है और कुछ रास्ता बन सकता है ऐसा हमें लगता है। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है
और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी ने जहां पर विवाद नहीं है वहां पर उन्होंने एबी फॉर्म देने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की सीटें अभी भी लटकी हुई है, कब तक आपकी लिस्ट आएगी? किसने कहा है कांग्रेस की सीटें लटके? हमारा सीएसी कल हो गया है, अभी कल हम लोग निकलेंगे क्योंकि हमारे नेता आज हमारी नेत्री प्रियंका गांधी इनका फॉर्म भरने के लिए सब लोग वायनाड गए हैं और कल हम लोग को उसको टिकट सबका जाहिर करेंगे। तो नाना साहब पटोले को आप सुन रहे थे। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक तरफ इंडिया एक साथ ही लड़ने के लिए तैयार है, वहीं बीजेपी अब जिस तरह फेक न्यूज फैलाने लगी है, जी हां सही आप सुन रहे हैं, बीजेपी फेक न्यूज फैलाने लगी है, उससे उसकी कमजोरी दिख रही है। और फेक न्यूज की बात आज खूब चली। आज एक सर्वे में भी आया है जिसमें लोगों से चुनावों के मुद्दे पूछे गए हैं और अधिकतर ने महंगाई और बेरोजगारी की बात कही है। इससे भी बीजेपी घिरी हुई दिख रही है। वहीं झारखंड में चंपाई सोरेन, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, वो वापस लौट सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में। और इस बारे में हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने जो कहा है वो सुन लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बसंत सोरेन, दुमका विधायक, सुनिए जरा। कहीं नहीं थे, ये एक कॉरम होता है जिसको सबको फेस करना होता है। कल विपक्ष में थी, आज साथ में है। कोई जाति दुश्मनी तो एक दूसरे की है नहीं हम लोगों की, ये तो पार्टी है, ठीक है। जिसको जहां अच्छा लगा वो उसके साथ हो लिए। जिनके सिद्धांतों को उन्हें आज उनको अच्छा नहीं है, उनके सिद्धांत को उनको पसंद नहीं है, तो आज हमारे साथ है। कई लोगों ने और शामिल हुए हैं बीजेपी की, काफी लोग हुए हैं और काफी लोग अभी होंगे। क्या कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? देखिए, स्वाभाविक चीज है कि मजबूती जरूर आएगी। कोई आ रहे हैं आपके घर में तो स्वागत है उनका और उनसे बल ही मिलता है। बसंत सोरेन लड़ेंगे इस बार दुमका से, देखिए, या कहीं और जाएंगे? अब ये तो समय बताएगा। जी देखिए, वो चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी वापस घर को लौटेंगे वो। तो सुन रहे थे आप, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो घर को वापस लौटेंगे। चंपाई सोरेन हमारे गार्जियन थे और अभी भी हैं। दूसरे दुख है कि वो दूसरे खेमे में हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वो जल्द अपने यानी कि इधर हमारे खेमे में लौटेंगे। तो झारखंड में चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन दोनों बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं, आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद उनकी वापसी की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की फील्डिंग कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए तो ये बात कही जा रही है। यही कमजोरी बहराइच दंगों के बाद भी जाहिर हुई है दोस्तों, जिसमें आरोपियों की धरपकड़ और एनकाउंटर के बाद अपनी पीठ थपथपा रही बीजेपी अब फंस गई है, क्योंकि उसके ही विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। यह आपको कल बताया था और एक वीडियो भी इस मामले का सामने आया है जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव का बड़ा आरोप आज बीजेपी पर लगाया गया है, अखिलेश यादव ने लगाया है। आइए जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बहराइच मामले पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं योगी सरकार को आज घेरा है और फजीहत कर दी है। सुनिए पहले अखिलेश यादव को। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था।
तो हिटलर के ज़माने में जो होता था वही आज हो रहा है, ये बात यहाँ कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह बीजेपी फंस रही है और आज दिल्ली में वक्फ बोर्ड की जेपीसी की बैठक में भी बीजेपी को इंडिया गठबंधन के सांसद ने घेरा। बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय, नाम सुना है दोस्तों आप लोगों ने अभिजीत गंगोपाध्याय का? नहीं सुना तो आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने सुना है। ये साहब कौन हैं? ये हैं उधर कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज, जी हाँ, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। इन्होंने चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये अब सांसद बन चुके हैं। यही अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हो गई और वो भी वक्फ बोर्ड की आज जेपीसी की बैठक में। गुस्से में कल्याण बनर्जी ने मेज पर हाथ मारा, कांच की बोतल टूटी और उन्हें चोट लगी। फिर हाथ में 4 टांके भी लगे। टीएमसी सांसद, ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं जिसमें हाथ में 4 टांके और टांका लगवाने के लिए गए थे, इनको लेकर गए थे असदुद्दीन ओवैसी। और अभी भी आप ये देख रहे हैं, बाद में क्या होता है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के हाथ पर तो टाके लग गए हैं और उनकी चोट जल्द ही ठीक हो जाएगी दोस्तों, ऐसी उम्मीद है। लेकिन देश में इस समय लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने के जो जख्म जगह जगह लग रहे हैं वो कैसे ठीक होंगे? उन पर टांके लगाने वाले कब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं बड़े सवालों और देश की बदलती सियासत पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि नए प्लान के साथ कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और ये भी जानेंगे कि कैसे सर्वे ने, एक नए सर्वे ने कैसे सबको चौंका कर रख दिया है। इन सब के बीच एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं जिसमें गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों देखिए दिल्ली से निकले और तीनों निकले हैं वायनाड के लिए। कल सुबह वायनाड में, कल 23 अक्टूबर वायनाड में प्रियंका गांधी डेब्यू करने जा रही हैं। पहली बार किसी भी चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं, यानी पहला चुनाव, देर आयद दुरुस्त आयद कह सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ से जीतेंगी वायनाड से और इसके बाद ये लोकसभा में पहुंचेंगी। लोकसभा की तस्वीर कैसी होगी ये आप लोग देखेंगे जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा लोकसभा और राज्यसभा का, यानी विंटर सेशन। लेकिन उससे पहले यहाँ जो सेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें कुछ अलग हैं, इस पर चर्चा तो ज़रूरी है। और सर्वे की बात जो मैं कर रहा था उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए इस बीच इधर महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही है मुंबई में और उस बैठक से भी बहुत कुछ निकल के आ सकता है। और दूसरी तरफ महायुति यानी एनडीए की बैठक हो चुकी है, लेकिन उस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे की खबर आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं बताया गया है। इस खबर को नहीं बताने का क्या मतलब है, ये न्यूज आप तक हम तक नहीं पहुंचाने का क्या मतलब है? क्या ये इंतजार हो रहा है कि उधर महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन किस ढंग से आगे बढ़ता है उसको पहले देख लें। तो दोनों तरफ बिल्कुल आग बराबर की लगी है, कौन आगे बढ़ता है देखते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और एक गैप के बाद, एक अंतराल के बाद, एक ब्रेक के बाद डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। कल से लेकर आज तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। इधर सीईसी की बैठक होती है, एक नहीं 2-2 बैठक होती है। पहली बैठक सीईसी की कल महाराष्ट्र की होती है, उसके बाद बैठक होती है झारखंड की। झारखंड की बैठक के बाद 21 उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाती है सामने। लेकिन महाराष्ट्र की बैठक के बाद बताया जाता है कि अब हम लोग कल महाविकास अघाड़ी की बैठक करेंगे, जो इस वक्त हो रही है बैठक। क्या कुछ है इसके आगे की जानकारी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने कल दोनों सीईसी करी है और आज जो है वो सारे के सारे वायनाड को लेकर बिजी हैं। बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और कांग्रेस के लिए बहुत लंबे अरसे से वो काम कर रही हैं।
लेकिन खुद चुनावी मैदान में वो कभी नहीं आई और इस बार पहली बार वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं। तो जाहिर है कि उनका नॉमिनेशन भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर होगा। आपको बता दें कि 20 साल पहले 2004 में जब राहुल गांधी अपना डेब्यू कर रहे थे, पहला चुनाव लड़ रहे थे अमेठी से, तो प्रियंका गांधी उनकी उंगली पकड़ के उनको लेके गई थी और प्रियंका गांधी ने वहां कहा था कि हैं तो ये मेरे बड़े भाई, लेकिन मैं इनको लेके आई हूं और इनसे आपका परिचय करा रही। प्रियंका ये किस अधिकार से कह रही थी? प्रियंका इसलिए कह रही थी कि प्रियंका लंबे अरसे से राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली जाती रही। वो छोटी सी थी और वहां पे उनको जो लोग हैं वो प्यार से भैया जी कहते थे। और आज भी अमेठी रायबरेली आप चले जाए तो वहां लोग दीदी नहीं कहते हैं, देश भर में दीदी कहते हैं उनको, प्रियंका जी कहते हैं। वहां के लिए वो आज ही भैया जी हैं। बॉब कट बाल हुआ करते थे उनके, तो वह भैया जी थी। और 2004 में नामांकन भराने के बाद राहुल के सारा चुनाव का काम जो है प्रियंका नहीं देखा। और अमेठी रायबरेली ये दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां का सारा काम हमेशा से प्रियंका गांधी करती रही। अब वो खुद राजनीति में है तो जाहिर है कि राहुल की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां जाएं, सोनिया जी वहां जाएं, और वो लोग उनके नामांकन के लिए वायनाड गए हुए हैं। और कल जो है वायनाड से प्रियंका गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। देखिए, प्रियंका को आए हुए राजनीति में, सक्रिय राजनीति में जिसे कहते हैं, 5 साल के करीब समय हो रहा है। कांग्रेस ने उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया और उसके बाद भी वो कोई चुनाव नहीं लड़ी। और उसके कारण थे, उन्होंने हमें बताया था कि मैं नहीं चाहती कि जो समय हम लोगों ने देखा है, मतलब मैंने और राहुल ने, वो मेरे बच्चों को देखना पड़े। एक बार राजनीति में आने का मतलब है कि मैं इतनी व्यस्त हो जाऊंगी कि इन बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगी। और मैं चाहती हूं कि ये इतने बड़े हो जाएं कि अपना कामकाज देखने लगें, उसके बाद फिर मैं राजनीति में आऊंगी जरूर। और वो जो कहा था उन्होंने, उसको 5 साल पहले उन्होंने कांग्रेस महासचिव बन के पूरा किया और अब जो है वायनाड से चुनाव लड़के वो उसको पूरा कर रही हैं। देखिए, जो दक्षिण है वो कांग्रेस के लिए भी और खास तौर से इस नेहरू गांधी परिवार के लिए भी बड़ा महत्व रखता है। ये थोड़ी सी यहाँ तस्वीर से दिखाना चाहता हूँ शकील जी। ये तस्वीर वायनाड पहुंचकर वहाँ की तस्वीर है और प्रियंका गांधी जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार, वो पहुंच चुकी हैं और सोनिया गांधी आगे और इनकी अगुवाई में देखिए डीके शिव कुमार। ये मैसूर हवाई अड्डे की तस्वीर है, मैसूर हवाई अड्डे की तस्वीर है और यहाँ से ये वायनाड जाएंगे। मैसूर पहुँचे हैं और रणदीप सुरजेवाला को आप देख रहे हैं, डीके शिव कुमार को देख रहे हैं आप, और सिद्धारमैया को देख रहे हैं आप। ये तमाम नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इन सब के बीच सोनिया गांधी और सिद्धारमैया सबसे परिचय करवा रहे हैं। जी शकील जी। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि साउथ ने नेहरू गांधी परिवार के साथ बड़ा नजदीक का संबंध निभाया है और इसी तरह इस परिवार ने भी साउथ के साथ निभाया है। इंदिरा गांधी का वो चुनाव सबको याद होगा कि जब उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा था, जनता पार्टी का शासन था, तो उन्होंने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था और चिकमंगलुरु के उसी चुनाव ने सारे राजनीति की हवा बदल दी थी और 1980 में इंदिरा गांधी वापस आई। इसी तरह सोनिया गांधी ने भी लड़ा, इसी तरह राहुल गांधी ने भी लड़ा और अब ये राहुल गांधी के सीट छोड़ने से ही ये वायनाड की सीट खाली हुई है। तो ये परिवार जो है उत्तर भारत के साथ दक्षिण में बराबर का महत्व भी रखता है और बराबर की लोकप्रियता भी रखता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश में शायद ही कोई ऐसा नेता और होगा जो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह समान रूप से लोकप्रिय हो। राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से भी जीतते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से भी जीतती हैं और दक्षिण से भी जीतती हैं। इंदिरा गांधी भी दक्षिण से भी जीतती है और यहाँ रायबरेली से भी जीतती हैं। हमें लगता नहीं है कि कोई और नेता होगा। बहुत सारे नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को विश्व गुरु भी कहते हैं। उनमें से कोई साउथ से एक चुनाव लड़के बताए। भारत का अभिन्न हिस्सा हमारा दक्षिण, 4-5 राज्य हैं वहां,
किसी से भी लड़ ले, कर्नाटक से लड़ ले, कहीं से लड़ ले, लेकिन नहीं, लोकप्रियता जो है वो चीज एक अलग किस्म की होती है। वक्त ऐसा आया है कि कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, परिवार को भी हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी खुद अमेठी से हारे हैं पिछला चुनाव 2019 का, लेकिन चुनाव जीतना या हारना अपने आप में कभी मापदंड नहीं होता है। मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इससे मोदी के फैसले सही नहीं हो जाते हैं। राहुल चुनाव हार गए तो इससे न राहुल की लोकप्रियता खत्म हुई, न राहुल जिस बात को कहते हैं कि मेरी सच की ताकत, वो उनके सच की ताकत खत्म हुई है। तो ये जो है, प्रियंका गांधी अपने आप में कांग्रेस में हमेशा एक करिश्माई व्यक्तित्व मानी जाती रही हैं। और एक बात और याद दिला दें, हम आपको बता दें कि किस तरह जब छोटी थी प्रियंका गांधी, रायबरेली में अरुण नेहरू को एक चुनाव प्रियंका गांधी के एक भाषण ने हरवा दिया। सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से अरुण नेहरू के खिलाफ। अरुण नेहरू जनता दल के उम्मीदवार, प्रियंका गांधी ने वहां कहा था कि क्या आप उस आदमी को वोट देंगे जिसने मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका है? और अरुण नेहरू चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी का, अरुण नेहरू का, देवीलाल का, वीपी सिंह का बड़ा जलवा हुआ करता था उस वक्त। तो प्रियंका गांधी वो है, और एक उन्होंने एक बहुत अलग किस्म की बात है, हमारी बताना इस टाइम जरूरी है कि इतने टफ मैदान में उन्हें अपने राजनीति की शुरुआत करना पड़ी है। कांग्रेस के लिए जो जमीन सबसे ज्यादा बंजर हो गई थी वो उत्तर प्रदेश थी। आज तो वहां पे कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छी सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एक समय था। लेकिन असली जो नेता होता है वो वही होता है कि जो खराब से खराब परिस्थितियों में भी मेहनत करे और वहां पे अपनी जगह बनाए और पार्टी के लिए वहां पे वापस अच्छी स्थिति पैदा करे। तो वो काम प्रियंका गांधी ने यूपी में किया है, और अब संसद में वो आ रही हैं, चुनाव है लोकसभा में, और वहां उनका प्रदर्शन कैसा रहता है इससे बहुत असर पड़ेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ये जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें जिस तरह से मोदी जी की 240 सीटें हुई और उससे मोदी जी को जो बड़ा झटका लगा है, उसका असर लोकसभा में और राज्यसभा में भी, पूरी संसद में बड़ा साफ साफ दिखा। राहुल गांधी इतने आक्रामक तेवर में सामने आए। राहुल गांधी के कई रूप हैं, अभी देश धीरे धीरे उनको देख रहा है। एक उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन राहुल पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उससे भी उभर कर सामने आए। लेकिन लोकसभा के अंदर वो आक्रामक तेवर, जिसको देख के मोदी जी को भी इंटरवीन करने पर मजबूर होना पड़ा। मोदी जी कभी इंटरवीन नहीं करते, बोलते भी नहीं है, आते भी नहीं है। उन्होंने इंटरवीन किया कि आप ये जो कह रहे हैं ये हिंदुओं के खिलाफ है। राहुल ने कहा नो नो नो, गलत बयानी मत कीजिए, ये मैं आरएसएस और संघ के लिए कह रहा हूं, बीजेपी के लिए कह रहा हूं। ये लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, हिंदू नहीं। हिंदू इस देश में कभी नफरत नहीं फैलाता है। और उसके बाद मोदी जी बैठ गए, और फिर राहुल ने कहा था कि अब ये मेरे सामने कभी लोकसभा में नहीं आएंगे। उस सेशन में तो नहीं आए। अब प्रियंका गांधी भी वहां होंगी, और प्रियंका गांधी जो है उनका भी एक याद करा देते हैं हम आपको। जब 2014 की चुनाव की बात है, ये 2014 की, जी हाँ ठीक याद है हमें। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने नहीं थे, लेकिन उन्हें घोषित कर दिया गया था, और नकली लाल किला बना के भाषण दे रहे थे, और बड़ा तामझाम चुनाव एक पहली बार देखा जा रहा था, बड़े खर्चे के साथ चुनाव हो रहा था। तो प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में थी, जैसी होती थी। तो मोदी जी ने कहा, किसी ने सवाल पूछा पत्रकार ने कि प्रियंका तो मेरी बेटी की तरह है। तो वहां पे अमेठी में पूछा प्रियंका से कि मोदी जी कह रहे। प्रियंका ने जो नो 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 राहुल ने कहा था, उसी स्टाइल में प्रियंका ने कहा नो, मैं केवल राजीव गांधी की बेटी हूं। और वो जवाब ऐसा था कि मोदी जी उसके बाद कोई बात नहीं कर पाए। फिर मोदी जी ने कांग्रेस पे हमला किया। लास्ट बात, बस लास्ट, मोदी जी ने कांग्रेस पे हमला किया। मोदी जी बोले कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है। तो वहां पूछा उनसे, प्रियंका से, प्रियंका ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, बड़ा छोटा सा,
कैमरे लगे हुए थे, बहुत सारे कैमरे थे। प्रियंका ने कहा कैमरों के सामने खड़े होके, क्या मैं बुरी लगती हूं? मतलब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस है, ऐसा जवाब था वो। तो मोदी जी को उन्होंने कई बार चुप कराया है। बड़ी हाजिर जवाब है। और इस बार भी आपने चुनावों में देखा, इन लगातार चुनावों में जिस तरह वो जवाब दे रही थी, खैर आगे हम बताएंगे आपको। तो ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी का तो डेब्यू है ही, पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कल आप देखेंगे कि वहां कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह होगा। जी बिल्कुल, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी के लिहाज से, क्योंकि वो डेब्यू कर रही हैं, पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं प्रियंका गांधी। वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी यहीं से जीत के आए थे। राहुल गांधी 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था, एक वायनाड जिससे 2014 में भी 2019 में भी वो जीते थे, और उसके बाद रायबरेली से भी जीते राहुल गांधी। रायबरेली उन्होंने अपने पास रखा और वायनाड को छोड़ा, और उस वायनाड सीट पर उपचुनाव में अब खड़ी हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी। और उसमें कल सुबह 10:30 बजे प्रियंका गांधी वहां नामांकन दाखिल करेंगी। उसकी तैयारियां चल रही हैं, जो विजुअल्स आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी और महायुति, किसके खेमे में कितनी, किसके पाले में कितनी सीटें आ रही हैं, ये तो आप देखेंगे 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। महायुति यानी एनडीए कह लें तो उसमें बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट, ये तीनों में कैसा बंटवारा हुआ है या होने वाला है, और ऐसा ही महाविकास आघाड़ी में कौन किसके खेमे में कितनी पार्टी कितनी सीटें जा रही हैं, ये देखने वाला जो दृश्य है। अभी अब थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी, अब थोड़ी देर बाद हम फिर से आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। प्रियंका गांधी का मामला, इस पर चर्चा कर रहे थे शकील अख्तर जी। जरा आपसे भी समझूं कि प्रियंका गांधी का ये चुनावी राजनीति में कदम कांग्रेस के लिहाज से कितना उपयोगी और आने वाले समय में कितना यहां पर कहें तो एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, या कहें तो लोकसभा के अंदर एक और वो भी महिला सांसद, उनको हम देख सकते हैं, और महिला भी और वो भी गांधी परिवार की का अंग हिस्सा, वो अगर वहां पहुंचेगा तो कितनी मदद यहां मिलेगी कांग्रेस पार्टी को उसकी आगे के रणनीतियों में। इन तमाम चीज़ों पे थोड़ा सा चाहता हूं कि इस पे बात करें, फिर उधर हम महाराष्ट्र भी चलेंगे। महाराष्ट्र पे भी चर्चा बहुत है, अनिल सिन्हा जी के पास भी पहुंचेंगे तो उनसे भी और कुछ समझेंगे। लेकिन पहले ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस पे। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, प्रियंका गांधी के लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। वो जिस परिवार में जन्मी है, मुझे लगता है कि देश की सियासत को उन्होंने अपनी दादी से बखूबी सीखा है। बहुत सारे लोग उनकी तुलना वैसे भी इंदिरा गांधी से करते हैं, उनके चेहरे और उनके हाव भाव को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि वो सियासी सूझबूझ भी उनमें है, वो मादा भी है। पार्लियामेंट के बाहर हम लोग पिछले 5-6 साल से तो बहुत सक्रिय रूप से प्रियंका गांधी को देख रहे हैं। सबसे पहली जो उनकी राजनीतिक पारी हम लोगों ने देखी, वो अपनी माँ और भाई के दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जिस तरह से चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़वाया, तो उनके एक नेतृत्व कौशल को दिखाता है। जिस तरह की बॉन्डिंग उनकी होती है कार्यकर्ताओं के साथ, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और खास करके महिलाओं से, नौजवानों से उनका जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, वो बेहद खास होता है। आप कई इस तरह के चित्रों को और वीडियोस को निकाल सकते हैं जहां वो किसानों के बीच में बैठी हुई हैं, उनके घर पे कुछ महिलाएं आई हैं, उनसे बातचीत देख लीजिए। अमेठी और रायबरेली के तमाम उस तरह के जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी भूमिका देख लीजिए। जो बयान वो देती हैं और जिस तरह के भाषण हम लोगों ने सुने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के लोकसभा चुनाव लगातार, उसमें सारे लोगों ने उनकी तारीफ की, राजनीतिक सूझबूझ की, बिट की। मुझे लगता है कि खास जो होगा आने वाले वक्त में,
वो होगा पार्लियामेंट के भीतर प्रियंका गांधी की भूमिका। वो भूमिका क्या होगी? जहां अभी एक अकेला सब पर भारी चल रहा था और जिस तरह से पार्लियामेंट के भीतर डराने की कोशिश, राजीव जी ये देश किन परिस्थितियों में है, किस भयावह स्थिति में है। अभी बहराइच का दंगा हम लोगों ने देखा और उसका भी सब कुछ निचोड़ निकल करके आ गया। एक बीजेपी के ही विधायक ने दंगा कराने के आरोप में तमाम भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर कराई। वीडियो वहां के ये कह रहे हैं कि पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी हुई थी, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने। अब कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि साहब ये दंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जो लोग छाती पीट करके पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, जो समझते हैं कि देश की सत्ता उनकी बपौती है, उनको एक और जवाब मिलेगा। और प्रियंका गांधी महिला है तो एक महिला की तरफ से जो जवाब मिलेगा वो देखने लायक होगा। हालांकि राहुल गांधी ने तो पूरा जो नकाब था मोदी के ऊपर का, वो नकाब तो उतार दिया है पहले ही, कि उस नकाब पर असली जो खेल है वो अडानी का है, असली जो खेल है तमाम संस्थाओं के डूब जाने का है, बर्बाद कर देने का है। चुनाव कैसे जीता जा रहा है ये भी सबको मालूम है। और इस सत्ता के भीतर जो लोग, उस नकाब के भीतर, नकाब तो यह कहता है कि साहब ओबीसी प्रधानमंत्री है, नकाब तो यह कहता है कि संविधान के सामने झुक करके प्रणाम हो रहा है, नकाब तो यह कहता है कि संसद के सामने लेट करके प्राणायाम होता है, जो उपदेश देते हैं, विश्वगुरु बना रहे हैं। लेकिन उस नकाब के भीतर जो छिपा हुआ चेहरा है वो असल में क्या कहता है, वो उसकी असलियत क्या है, वो कितना किसान विरोधी है, जो 750 किसानों की शहादत के बाद भी नहीं पिघलता, जिसके आंखों में एक आंसू ने, मणिपुर के महिलाओं के बलात्कार, वहां के लोगों के आपस के हत्या और आगजनी के बाद भी जिसका दिल नहीं पसीजता, जो सत्ता दलितों पर होने वाले अत्याचारों को छिपाती है लंबे समय तक और ये कहती है कि मुझे नहीं, वो मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब होती है और शर्म नहीं आती। मुखौटे के भीतर की असलियत ये है, वो असलियत जिसको हम लोग कई बार रखते हैं लोगों के सामने। लेकिन इस असलियत को पार्लियामेंट के भीतर भी बेपर्दा होना चाहिए। और जब प्रियंका गांधी होंगी तो वो बिना किसी लाग लपेट का, अभी क्या है ना, कभी राहुल गांधी पर एक तरफा हमला होता है, 20-25 तो केस करवा चुके हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस परिवार में 2-2 लोग शहीद हुए देश के लिए, 20-25 केस में क्या होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी संविधान को नहीं पसंद, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, संविधान को बदलने के मतलब मुनादी कर रहे थे, उनको सबक सिखाया इस देश के लोगों ने। तो वो नकाब हटेगा, मुझे लगता है कि और ज्यादा बेपर्दा होगी ये सत्ता, ये हुक्मरान, और उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका होने जा रही है। राजीव जी, आपको याद होगा कि हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले बराबर ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए जी। कांग्रेस के लोगों ने शायद उस समय समझा या नहीं समझा, लेकिन चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ गई होती तो मोदी जी फिर पार्लियामेंट नहीं पहुंचते, मगहर पहुंचते उस काशी से। ये जो प्रियंका का जो दाव है, और मैं सिर्फ उसको एक ट्रंप कार्ड के रूप में नहीं देख रहा हूं, एक पूरी सियासी समझ है। जो लोग सोचते थे कि केवल प्रियंका एक ट्रंप कार्ड के रूप में होंगी, नहीं, एक गहरी समझ, और वो लड़ने का मादा, वो बिट
और सांगठनिक क्षमता, मुझे लगता है ये कुछ विशेषताएं हैं जो उनको थोड़ा अलग करती है। वो इंदिरा गांधी की जो प्रभाव है उनके ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है, उसका भी फर्क पड़ेगा और उसका भी फायदा मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां से वो सियासत की अपनी पारी शुरू कर रही है पार्लियामेंट के अंदर वाली, मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि अभी प्रियंका गांधी नौसिखिया है कोई उनको वो पार्लियामेंट के अंदर की उनकी भूमिका शुरू होने जा रही, और उसमें वो भाजपाइयों को, जैसे राहुल गांधी पर नहीं टूट पड़ते हैं एक साथ, तो वो थोड़ा सा लगाम लगेगी। हम मानते हैं कि अभी थोड़ी इतनी शर्म हया बची होगी, अगर बची है तो, हालांकि उम्मीद तो हम लोग कम ही करते हैं, लेकिन ये आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और हम लोग एक लंबी पारी के रूप में प्रियंका गांधी को एक लंबी सियासत के रूप में, और मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर और दृढ़ता से एक बोलने वाले सांसद को हम लोग देखेंगे जो पूरे देश को संबोधित कर रहा होगा, राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के, कंधे से कंधा मिला करके। और ये एक बेहतरीन होगा, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की सियासत के लिए एक अच्छा समय होगा और अच्छा अवसर होगा इस देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस देश के लिए एक अच्छा अवसर है जब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं, और यहाँ से 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ से क्या स्थिति बनती है। प्रियंका अगर जीत के आती हैं तो फिर लोकसभा की तस्वीरें क्या होंगी, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, क्योंकि उपचुनाव भी है। उपचुनाव में भी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देंगी, लोकसभा की और विधानसभाओं की भी। लेकिन उन सब के बीच कुछ दो जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, और उस पर भी हम चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। आगे भी बहुत अंदर जाकर, ग्राउंड पे जाकर भी हम चर्चा करेंगे। जरा प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ चंपाई सोरेन को लेकर जो बातें कह रहे थे, उधर आपने सुन लिया हेमंत सोरेन के छोटे भाई, और दूसरी तरफ चंपाई सोरेन बाप बेटे दोनों को टिकट बीजेपी की तरफ से। लेकिन इधर अगर महाराष्ट्र आते हैं तो महाराष्ट्र की कहानी में अभी भी ट्विस्ट ही है। देखा जाए तो महायुति ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, और ना ही महाविकास अघाड़ी। क्या दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं? और जोड़ना चाहें कुछ प्रियंका पे तो जरूर जोड़िए। निश्चित तौर पे अगर वो जीत कर आती हैं तो पार्लियामेंट में कांग्रेस का को एक मजबूत वक्ता मिलेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और प्रियंका गांधी के पास भाषा का मर्यादा है, तजुर्बा है, पॉलिटिक्स का अपना तजुर्बा है। कोई खानदानी तजुर्बा की बात अलग है, अपना तजुर्बा है उनका पॉलिटिक्स का, जैसे शकील जी ने बताया बहुत डिटेल में। लेकिन वो बीजेपी के लिए परेशानी पार्लियामेंट के अंदर जरूर बनेगी और उनको घेरना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा अगर वो जीत कर आती है, लोकसभा में एक उनकी इनिंग शुरू होती है, तो कांग्रेस की राजनीति के लिए एक अच्छा बड़ा एक मील का पत्थर होगा। दूसरे जो बात महाराष्ट्र की है या झारखंड की है, ये दोनों गठबंधनों के लिए राजीव जी डू और डाई वाला सिचुएशन है। हरियाणा जीत कर बीजेपी गई है तो ओवर कॉन्फिडेंट है हरियाणा, वहां पे महाराष्ट्र में, और उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि उन्होंने 99 कैंडिडेट्स की लिस्ट आनंद फानंद में जारी कर दी। ये जो बाकी दलों की लिस्ट डिले हो रही है उसका लिंक बीजेपी की लिस्ट है। अब मिलान हो रहा है क्योंकि बीजेपी इस बार वहां पे कुछ नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग के तहत गई है। एक तो वो, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन से महाराष्ट्र के चुनाव में है। उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट एकनाथ शिंदे नहीं है। अब उसके साथ साथ जो मराठा रिजर्वेशन है, जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खंडित हुई है,
वो सारे इश्यूज के इर्द गिर्द बीजेपी उससे बचने के लिए कुछ नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की तलाश में है और उसी के तहत ये लिस्ट जारी हुई है। कुछ तो हरियाणा का ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ जो नई सोशल इंजीनियरिंग है। मुझे उम्मीद है कि बाकी पार्टियां इसको बहुत बारीकी से देख रही होंगी इस लिस्ट को, और जो डिले हो रहा है उसकी वजह गठबंधन की आपस की टकराहट नहीं है। वो सीटें तो सॉल्व हो गई है जो विदर्भ की सीटें थी, या जो डिले हो रहा है मेरे ख्याल से वो डिले इस बात के लिए है कि ये जो 99 लोग आ गए हैं, जिसमें 94 कैंडिडेट, 99 में 94 कैंडिडेट रिपीट कैंडिडेट हैं। बीजेपी एक नई स्ट्रेटजी, भाई नई चुनावी स्ट्रेटजी के साथ आई थी कि केवल सरकारों की ही नहीं, विधायकों और एमपीज की भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार उसने सिद्धांत को किनारे कर दिया और अपने उन्हीं पुराने विधायकों पर उसने बाजी लगाई है। तो ये नए प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी है और मेरे ख्याल से जो उसका अध्ययन हो रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस वहां पे आएगी। जैसा आप सर्वे बता रहे हैं, सर्वे के अलावा भी देखिए बीजेपी और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वो सबसे स्ट्रांग कोंकण क्षेत्र में, मुंबई कोंकण क्षेत्र में, तो और वहीं पे ज्यादा, वहीं से कोंकण क्षेत्र के ज्यादा एमपी और विधायक एकनाथ शिंदे के कैंप में आ गए शिवसेना उद्धव ठाकरे से छोड़कर, उनकी पार्टी अधिकांश वहीं से आए थे और वो बड़ा स्ट्रांग बेस है इन लोगों का। लोकसभा में भी बरकरार रहा। वो लोकसभा के चुनाव में भी अगर आप असेंबली सेगमेंट्स को देखेंगे तो उन असेंबली सेगमेंट्स में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी या महायुति जिसको कहा जाए वो आगे थी वहां पे। और लेकिन अब इस लिस्ट के बाद आगे क्या होता है, क्योंकि विधानसभा में नए तरीके के इश्यूज हैं, तो ये जो क्षेत्र है खासकर मुंबई के आसपास का जो उसको, उसमें बेरोजगारी और महंगाई, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं और वो उतने बड़े मुद्दे हैं कि वो जो लाडला भाई, लड़का या भाई और या लाडली बहना, ये सब इश्यूज से, इन स्कीमों से वो ऊपर जा रहे हैं। जो सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो इश्यूज बहुत बड़े हैं मुंबई में, मुंबई के आसपास के इलाके में, और ये एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए है। अब देखना है कि ये इंडिया गठबंधन या एमवीए अपनी सीटें कैसे किसको किसको देता है, क्योंकि इश्यूज में तो उनके पक्ष में चीजें हैं जी। लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो कैंडिडेट्स का चुनाव है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है कि जो डिले हो रहा है वो डिले बीजेपी के इस सीटों की वजह से है। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक, महाविकास आघाड़ी की बैठक का जो अब खत्म हो चुकी है, अभी अभी ये खबर आ रही है, सूचना आ रही है कि बैठक महाविकास आघाड़ी की मुंबई में वो खत्म हो गई है। उनके अंदर से अब निकल के जो जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कही जा रही है वो ये कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट और तीसरे नंबर पर एनसीपी शरद पवार गुट। ये तीन बातें यहाँ आ रही हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट जो दूसरे नंबर पर वो, उसको कितनी सीटें मिल रही हैं, और तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। दूसरी तरफ उधर महायुति की बात भी लगातार चल रही है, जिसमें बीजेपी नंबर 1 पे और उसके बाद नंबर 2 पे शिवसेना शिंदे गुट और नंबर 3 पर अजित पवार गुट। ये अभी तक है, लेकिन इसमें आगे क्या, उसमें क्या बीजेपी अपने एनडीए के और सहयोगियों को भी सीटें देगी यहाँ पर उम्मीदवार उतारने के लिए, और इधर महाविकास आघाड़ी क्या इधर अखिलेश यादव और दूसरे दलों के नेताओं को भी अपने साथ लेकर आएंगे। ये सब कुछ दोनों गठबंधनों का जब टोटल सीट शेयरिंग यानी सीटों का बंटवारे का मामला सामने आएगा तो ये हम आप तक पहुंचाएंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी,
महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चुनावी माहौल और बहुत ही अब ये माहौल जो है गर्मा रहा है और उसमें उपचुनाव भी गरमाया हुआ है। प्रियंका गांधी को हम देख ही रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, खासकर महाविकास आघाड़ी में अगर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनाव लड़ती है तो? मतलब ये जो चुनाव है इसका हरियाणा से की समझ से दूर रखिए, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में जो रीजनल आइडेंटिटी है, रीजनल मतलब जो भी लोकल आइडेंटिटी का मामला है, जो जैसे आदिवासी है वहाँ, वो एक स्ट्रॉन्ग ये है फीलिंग है, और वो लैक करता था। रीजनल कोई ये क्या कहते हैं आइडेंटिटी का बहुत बड़ा इशू नहीं था हरियाणा में, तो वो यहाँ भी है। झारखंड में वो आदिवासी आइडेंटिटी को लेकर के हैं, और दूसरा जो है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता वर्सेस गुजराती अस्मिता। तो ये दो स्ट्रॉन्ग जो है, मतलब ये जो आप कह सकते हैं इसको एथनिक या जो भी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी का एक बड़ा मामला है, जिसको अभी तक बीजेपी की लीडरशिप उसको एड्रेस करने में विफल रही है। वहाँ पे हेमंत सोरेन का जिस तरह से उन्होंने हंटिंग किया, उसको चेज किया, उसको पकड़ के बंद किया, और वो शख्स जो है उससे झुका नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। तो अभी आपने देखा है जैसे कि चंपे सोरेन के आने की भी बात चल रही है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग अंडर करंट मुझको जो अंदाजा लगता है कि वो है कि हेमंत सोरेन के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो एक बड़ा मुद्दा है, जिसका कि कुछ मतलब उसको एड्रेस करना मुश्किल होगा, चैलेंज को। वहाँ काफ़ी सीटें जो है मतलब बहुत सारा ये है, मतलब वोट जो है मतलब नॉन आदिवासी का है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या कहते हैं आदिवासियों का, इससे मेजोरिटी ऑफ सीट्स पर जो है उनका वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई जीत नहीं सकता उनके बगैर, इस तरह का वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा है क्या कि वो आइडेंटिटी को तोड़ना चाहते थे, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू, मतलब क्रिश्चियन एंड ट्राइबल्स वर्सेस हिंदू ट्राइबल्स, और उसके बाद दूसरा करना चाहते थे मुंडा उराव, ये सब जो एथनिक जो उन्होंने नॉन जाट करके किया, वो भी वहाँ चल नहीं पा रहा है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट ग्राउंड रियलिटी जो है कि सोशल इक्वेशन जिस तरह से वहाँ जिसको कहा जा रहा है, मैं मानता हूँ वो सेकेंडरी था, उनका रिगिंग जो है वो इम्पोर्टेंट था, जो इलेक्शन रिग किया उन्होंने, जो उसको जिस तरह से अपना किया वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो भी जो फैक्टर्स बताया जा रहा है वो यहाँ झारखंड में भी नहीं लागू, महाराष्ट्र में भी वो लागू होने वाला नहीं है। यहाँ क्या हुआ है कि उन्होंने कोशिश की थी कि मराठा वर्सेस नॉन मराठा का एक बहुत बड़ी नैरेटिव क्रिएट की थी बीजेपी ने ओवर द ईयर्स। मतलब ये समझिए कि 90s से ही गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से, अन्ना साहब डांगे थे बहुत पुराने नेता, इस तरह से उन्होंने कल्टीवेट किया था ओबीसी लीडर्स को, जो कि मराठा डोमिनेंस को चैलेंज करते थे। वो अब क्या हुआ कि शिंदे और अजित पवार के रहने से वो जो नैरेटिव थी उनकी मराठा वर्सेस नॉन मराठा वाले, वो खुद ही डिफीट हो गई है। दूसरा ये है कि ये जो आपको लग रहा है अभी जो सीटों का जो दिखा रहे हैं कि चैनल्स दिखा रहे हैं क्या कि महाविकास आघाड़ी में फूट है, लेकिन इनके यहाँ सबसे दिक्कत है कि जहां जहां ये आप देखिए उन्होंने नीतीश राणे को यहाँ से टिकट दे दिया है, कनकौली से, वहाँ कोंकण से, बीजेपी से वो शिंदे गुट में आकर के लड़ रहा है। इनकी कोशिश है कि शिंदे वर्सेस ठाकरे हो ग्राउंड पे, ताकि शिवसेना नलीफाई हो जाए, मतलब वो जो है उसको किसी तरह हरा, उनका टारगेट वही है, लेकिन वो संभव नहीं दिख रहा है। अभी मीनाक्षी शिंदे ये ठाणे में इनका जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ वो शिंदे के ही रिलेटिव वगैरह दूर की है वो कैंडिडेट, तो जबरदस्त जो है एक तरह से बागी उम्मीदवार जो आप कहते हैं, वो भी इनको बगावत फेस करनी होगी। और नैरेटिव कुछ नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग, सब के मामले में जो लोगों का मूड आ रहा है, सर्वेज भी आ रहे हैं, उसमें यही है क्या कि लोगों को लगता है कि उसमें महाराष्ट्र पीछे गया है, बहुत बुरी स्थिति है और उसको संभाल नहीं पाई है। तो वो भी कोई नैरेटिव इनके पास नहीं है। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट कहा ना प्रशांत जी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश, वो मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम ये है कि वो अमित शाह डायरेक्ट सेंट्रलाइज ढंग से कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में लोकल लेवल की लीडरशिप में इसको लेकर के जबरदस्त रिजेंटमेंट है, क्योंकि उनको उस तरह से वो नहीं ले रहे हैं
जो लोकल लीडरशिप चारों तरफ है। तो हमको लग नहीं रहा है कि महायुति कोई ये कर पाएगी। यहाँ जहां तक सवाल है ना, ये जो सीटों का है, कुछ बगावत यहाँ भी होने वाला है महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि जब टिकट अनाउंस हो जाएंगे तो कुछ लोग इधर से उधर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो नैरेटिव है और जो लीडरशिप है वो आप देखिएगा कि 2-3 दिन के बाद एकदम यूनाइटेड और ये रहेगी। दूसरा एक और पॉइंट आउट करना चाहिए कि मोदी का कोई ब्रांड, जैसे वहां उन्होंने नहीं, हरियाणा में खुद ही विड्रॉ किया था, यहाँ भी मोदी ब्रांड नहीं चलने वाला है। और राहुल का हाई, जैसे वहां भी था पॉपुलैरिटी हाई थी, वहां यहाँ भी रहेगी। तो उसको भी काउंटर कैसे करेंगे वो, ये मैनेजमेंट से सिर्फ क्या इसको काउंटर कर सकते हैं, आई डाउट इट। तो ये भी मामला है। और जो अभी वायनाड या जो यूपी में जो इलेक्शन अनफोल्ड होगा उसका भी असर होगा। मतलब जो इंडिया गठबंधन जिस तरह से अटैक करेगी, जो नैरेटिव जो कम दंगे वगैरह का, उसका भी असर होगा। आज ही एक बहुत बड़ा नेता MIM का यहाँ संभाजी नगर, मतलब जिसको औरंगाबाद कहते हैं, उसने छोड़ दी पार्टी। और जो उनका जो MP था जलील, उसके खिलाफ उसने आरोप लगाया कि ये बीजेपी का एजेंट है, उस पैसे लेता है और ये करता है। और MIM मतलब कि ये है क्या कि MIM वगैरह जैसे कोशिश कर रही है, या ये वंचित बहुजन आघाड़ी इनकी प्रकाश अम्बेडकर की, कि ये वोट को ये कर लिया जाए, तो मतलब काट लिया जाए। उसमें इस बार उतनी दिक्कत हमको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम उनको आने वाला है, वो लोग उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है अभी भी, वो तो है, प्रकाश अम्बेडकर बहुत डैमेज थोड़ा बहुत करेंगे ही, लेकिन वो कम होगा ऐसा लग रहा है। जी, कम होगा। इस बीच आपको बता दूं कि थोड़ी देर में महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ले जाएंगे जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। तो जानकारी यही मिल रही है, महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें शायद ये बता दिया जाए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या NCP शरद पवार गुट हो, या उनके साथ अगर अखिलेश यादव की पार्टी या और भी कई पार्टियां, दूसरी पार्टियां आती हैं, तो इन सबको कितनी सीटें दी गई, ये सब कुछ अभी से थोड़ी देर बाद ये जानकारी आप तक हम पहुंचा सकते हैं, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताई जाएंगी। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी पहले आपके पास, फिर दीपक जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, इधर महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे की कहानी, कितनी तैयार यहां पर कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां महाविकास आघाड़ी की दिखाई देती हैं, और कितना फाइट करते हुए ये दूसरा गठबंधन जो है वो दिखाई देता है। इसमें नया जो सर्वे आया है, उस सर्वे के आधार पर भी जो मुख्य मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द वहां के लोग दिखाई देते हैं, और उनको बेरोजगारी से और महंगाई से काफी परेशानी है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी, महंगाई एक मूल मुद्दा है, इस बारे में सर्वे बता रहा है। CSDS लोक नीति का जो सर्वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे आज के दौर का है। लेकिन ऐसे में उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं उसमें इंडिया गठबंधन का प्लान क्या है, ये जरा बताइए। गठबंधन का प्लान जो है वो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो थोड़ा और सामने आ जाएगा, मगर हम लोग जो समझ पा रहे हैं इंडिया गठबंधन का प्लान ये है कि इंडिया गठबंधन जाएगा मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, ये तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और जो देरी हो रही है वो देरी एक तरह से कहा जाए वो दुर्घटना से देर भली, जो हम लोग सड़कों पर लिखा देखते हैं, तो ये देरी इसीलिए हो रही है कि दुर्घटना से देर भली। तो इस मूल मंत्र को लगता है कि इंडिया गठबंधन ने पकड़ लिया है कि दुर्घटना से देर भली, देर भले हो जाए मगर दुर्घटना कोई ना होने पाए। और जिस तरीके की गलतियां या कुछ चीजें कह लीजिए हरियाणा में हुई, उनका कोई असर महाराष्ट्र में दिखाई ना पड़ने पाए, ये सारे इंतजाम पक्का करके इंडिया गठबंधन चुनाव में जाना चाहता है। दूसरा जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे राजीव जी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। और जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं उस सर्वे में तो साफ तौर पे बेरोजगारी को लेकर 58% लोग महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है और सिर्फ 31% महायुति के पक्ष में है। यानी दोनों के बीच अगर देखा जाए तो जस्ट डबल का अंतर जो है एक तरीके से दिखाई पड़ता है। दुगने लोग महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हैं और आधे लोग जो है वो महायुति के पक्ष में। तो इनको अगर आप सीटों में तब्दील कीजिए तो आप समझ सकते हैं कि महायुति कहाँ जाकर ठहरती है। दूसरा जो भ्रष्टाचार की राजीव जी हम लोग लगातार बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और 50% के आसपास लोगों ने माना
कि महायुति की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। और ये एक महत्वपूर्ण सिग्नल है राजीव जी, एक तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये तीनों मुद्दे जिनको लेकर मोदी जी अभी जाकर अपने भाषण जब देंगे तो इन्हीं मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेंगे। उन मुद्दों पे महायुति और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और उनकी सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जिसे कह सकते हैं या ट्रिपल इंजन की सरकार, वो जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है और लोग इसके लिए महायुति की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात राजीव जी है और ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफी ज्यादा जाती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरा जो जातीय समीकरण या जो दूसरे समीकरण तैयार करने की बातें हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी का उन सब पे खैर वो अपने इंतजाम करेगी, लेकिन उसका अभी भी भरोसा पूरी तरीके से चुनाव पर है। और आज सुबह जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक विधायक क्या 15 करोड़ रुपए जा रहे थे, 5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए, 10 करोड़ रुपए जो है वो जाने दिए गए और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 करोड़ रुपया जो है वो भेजा जा रहा है। सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया। तो अब ये 5 करोड़ रुपए एक गाड़ी से पकड़ा जाना और इस सर्वे में ये आना कि 50% इसके आसपास लोग ये मानते हैं कि महायुति की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो राजीव जी समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को खुद कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। सारे मुद्दे अपने आप सतह पर हैं और लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये सरकार करने क्या जा रही है। इधर जिस तरीके से अडानी को वहां दी जा रही है लगातार जमीनें, लगातार प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। आज भी एक खबर आई कि अडानी ने एक और सीमेंट फैक्ट्री का 8100 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, ये सब साफ तौर पर ये जाहिर करती हैं जो आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार जो है, खासतौर से मोदी जी की सरकार जो है, ये कुछ उद्योगपतियों की और खासतौर से राहुल गांधी जिनको A1 और A2 कहते हैं, उनके पक्ष में काम करती है। नीतियां इसकी उसी तरीके से बनती हैं। ये अब साफ तौर से जनता समझने लगी है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है राजीव जी। और गुजरात को लेकर जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी हमलावर है, ये सारी चीजें भी सामने आ रही है। तो अभी तक जो मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन की अपनी रणनीति है, वो उचित रणनीति एक तरीके से है कि हम जब आएंगे, जब घोषणा करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ घोषणा करेंगे ताकि कोई भी किसी भी तरीके का इफ एंड बट कहीं भी ना रहे और कोई भी किसी भी तरीके की जो फेक न्यूज फैलाने की फैक्ट्री जिसको कहा जाता है बीजेपी को, वो किसी भी तरीके की कोई फेक न्यूज ना फैलाने पाए। मुझे लगता है कि इन सारी तैयारियों के साथ इंडिया गठबंधन अब मैदान में उतरेगा और बाकी अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकारी और इस लोक नीति CSDS सर्वे की जानकारी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे और इसमें बेरोजगारी को लेकर 58% लोग जो बेरोजगारी के बारे में चिंता करते हैं वो महाविकास अघाड़ी की तरफ देख रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। बेरोजगार मतलब युवा, और युवा 58%, 58% युवा महाविकास अघाड़ी की तरफ देख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हमारा चैनल नहीं कह रहा, हमारे साथ 6 लोग बैठे हुए ये नहीं कह रहे हैं, ये CSDS और लोक नीति का सर्वे कह रहा है। और वही हम आप तक उसके अलग अलग आंकड़े आप तक हम स्क्रीन पर, जब अभी अमलेंदु जी बात कर रहे थे तो हम पहुंचा रहे थे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं। इस राजनीति में आज की तारीख में ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव को आपने देखा और इधर महाविकास अघाड़ी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस नंबर 1 पर थी 31 सीटों के साथ। महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन वहां पर मजबूती के साथ जीत कराई थी लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी नंबर 1 पे। और अभी जो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद इसका खुलासा भी हो जाए कि कांग्रेस नंबर 1 पर अभी भी रहेगी सीटों के बंटवारे में भी। कैसे देखा जाए, कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो कितना फायदा कितना नुकसान? कांग्रेस के अलावा शिवसेना और NCP की बात की जाए तो वहां क्या कुछ आप देखते हैं? जरा इस खेमे की बात कर लें, फिर उस खेमे की भी बात करेंगे। बहुत नजदीक से आप वहां की राजनीति को देखते आए हैं, इस आधार पे भी आपसे समझना चाहता हूं। राजू जी, देखिए, महाराष्ट्र की असलियत ये है कि आज तक वहां की जनता इस बात को पचा नहीं पाई है कि वहां पर आखिर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया क्यों गया। और आज भी वहां की जनता यही मानती है कि असली शिवसेना अगर कोई है तो वो है उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है वो है, और NCP अगर कोई असली है तो शरद पवार वाला गुट है। इसका कारण ये भी है, और इसी के साथ जो मुद्दा जुड़ जाता है वो है महाराष्ट्र की अस्मिता का। उनको लगातार ऐसा लग रहा है कि गुजरात के लोग आते हैं और यहाँ पे इस प्रकार का खेल करके चले गए, उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि वहां के लोगों का शिवसेना के साथ एक बड़ा भावनात्मक लगाव रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध करने वाली वहां ताकतें भी हुई हैं। लेकिन अब इस समय जो उद्धव ठाकरे ने जो सरकार चलाने के दौरान जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया था और उसके बाद जिस प्रकार से उसे तोड़ा गया, तो आज तक उसे लोगों ने इस तरीके से ले लिया है कि महाराष्ट्र की अस्मिता पर जो है वो
एक तरह से हमला है। सबसे बड़ी चुनौती जो एनडीए को रहेगी वो ये रहेगी कि लोगों की इस मानसिकता से कैसे वो काउंटर करें और किस प्रकार से उन्हें कन्विंस कर सके। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो शिंदे का जो गुट है और इसके बाद जो है अजित पवार वाला एनसीपी का गुट है, इसमें ये बात सही है कि एक प्रकार से लगातार ये डाउट हो रहा है कि जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी उसके बाद क्या भगदड़ मच जाएगी या क्या जिस प्रकार से लोग अगर बागी होते हैं तो क्या उनको रोका जाना संभव होगा, और ये लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे। जो शिवसेना शिंदे गुट है वो वापस उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ जाना चाहेंगे या अजित पवार गुट के जो लोग हैं वो अगर लौटना चाहें, अगर उन्हें टिकट नहीं मिली। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो इस समय चुनाव लड़े और जीते, ताकि मुख्यमंत्री पद जो पिछले समय उन्हें इस प्रकार की एक समीकरण बनाने, सरकार बनाने के लिए जो छोड़ना पड़ा था, और देवेंद्र फडणवीस जैसा व्यक्ति जिसने देश में उदाहरण पेश किया कि मुख्यमंत्री होने के बाद अगली बार उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा है, क्या वापस भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का पद आता है या नहीं आता, ये देखने वाली बात है। सब लोग एक मत से कह रहे हैं कि बड़ी भगदड़ मच सकती है और निश्चित रूप से अगले 2-3 दिनों में हमें पता चल जाएगा, जैसे जैसे नामों की घोषणा होगी या नामांकन पत्र भरे जाएंगे, उसके बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से एनडीए अपने आप को एकजुट रख सकता है। और उधर दूसरी तरफ लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसमें देखिए कहीं बहुत बड़ी टूट फूट बिल्कुल नहीं हुई है, वो लगातार मजबूत है, तमाम उतार चढ़ावों के बीच वो बनी हुई है। तो इस प्रकार से एक कमजोर गठबंधन और एक मजबूत गठबंधन, इसके बीच ही मुकाबला होने जा रहा है और एडवांटेज हम देख रहे हैं लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। वहां पर काफी बड़ी सभाएं हुई हैं, उद्धव ठाकरे आज भी लोकप्रिय है, कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा उसका तालमेल हो रहा है। शरद पवार जो है एक प्रकार से स्टालवर्ट तो है ही, एक उस गठबंधन के बुजुर्ग नेता के रूप में सब कुछ संभाले हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एनडीए के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, सरकार को में वापस आना कर सकेगी कि नहीं कर सके, लोगों को बहुत बड़ी इस बात पे शंका है। दूसरी एक छोटी सी बात राजू जी, मैं प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा कहना चाहता हूं कि कल बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। प्रियंका गांधी जिस प्रकार से नामांकन भरेगी, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि जिस समय लोकसभा बनी पहली बार या 1947 से हम बात करें तो बहुत कम अवधि ऐसी रही है कि संसद के किसी न किसी सदन में नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य उपस्थित न रहा हो। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 64 में, तत्काल उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा में आ गई थी इंदिरा गांधी। उसके बाद एक थोड़ा सा गैप हुआ जब 1977 का चुनाव हारी, लेकिन 80 में फिर जीत के आ गई। तो लगभग समझिए 2-2.5 साल वो एक गैप रहा जब संसद के अंदर कोई भी जो है वो नेहरू परिवार का सदस्य नहीं था। सबसे बड़ा जो गैप आया था 8 साल का, जब राजीव गांधी का निधन हुआ और सोनिया गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ी थी। तो एक प्रकार से आप देखिए कि जब से ये संसद बनी है, देश आजाद हुआ है, तब से लगातार नेहरू परिवार जो है वो डोमिनेट करता आ रहा है संसद की गतिविधियों को, कार्रवाई को। प्रियंका गांधी को अभी तक हम अलग अलग रूपों में देखते आए हैं, जहां भी राज्य में चुनाव होते हैं वो चुनाव में जाती रही हैं। उसके अलावा एक लोगों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका थी कि सोनिया गांधी इस नेहरू परिवार के बाद अगर कोई अंतिम व्यक्ति जो बचेगा राजनीति में वो शायद राहुल गांधी होगा। इसलिए आप देखिए कि 2004 से जैसे ही वो राजनीति में आए तब से उनके ऊपर लगातार आक्रमण हुए थे, लगातार आक्रमण, उनके खिलाफ तमाम तरह के प्रचार किए गए। लेकिन अब जो प्रियंका गांधी आ रही हैं और एक ऐसे राज्य से आ रही हैं जो हाईली एजुकेटेड राज्य है, जेंडर इक्वलिटी वाला राज्य है, वहां पर प्रियंका गांधी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वहां के लोगों की समझदारी का एक ही उदाहरण देता हूं कि जिस समय रायबरेली और वायनाड दोनों जीता 2024 में राहुल गांधी ने, तो वहां पर बीबीसी ने एक सर्वे किया था, लोगों से पूछा था कि ऐसा कहा जा रहा है कि वायनाड की सीट जो है वो राहुल गांधी छोड़ने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आपको दुख होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हम देश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं और हमें पता है कि राहुल गांधी क्यों वायनाड की सीट को छोड़कर केवल वहां पर रायबरेली की जो सीट है उसे, वहां की सीट जो है रायबरेली की सीट, उसको किस प्रकार से वो होल्ड करना चाहते हैं। अब जो है प्रियंका गांधी के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवाद का जो हमेशा जो बात उठाती रहती है भारतीय जनता पार्टी या कुछ और दल, ये शायद चैप्टर अब पूरी तरीके से इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि सामने ये बात आ जाएगी कि इस परिवार को लोग एक्सेप्ट करते हैं
वो लोकप्रिय है और उनका संसद में रहना हम बहुत आवश्यक समझते हैं। ये पहली बार होगा कि नेहरू खानदान या नेहरू परिवार से जुड़े एक या दो नहीं बल्कि 3-3 लोग जो हैं वो संसद में अलग अलग तरीके से उपस्थित रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी हार उन लोगों की होगी जो परिवारवाद के नाम पे कोहराम मचाए हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी का इस प्रकार से चुनकर आना केरल से बहुत बड़ी बात होने जा रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी का चुनावी मैदान में उतरना एक बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव जिताने के लिए मैदान में आती थीं। कभी ये अपनी मां को यानी सोनिया गांधी को, तो कभी अपने भाई राहुल गांधी को, और इसके अलावा अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के लिए मैदान में उतरते हुए प्रियंका गांधी को आपने देखा था। लेकिन अब की बार प्रियंका गांधी थोड़ा सा जो आजू बाजू में खड़ी होती थी वो अब सीधे खड़ी हो रही हैं, बीच में खड़ी होने जा रही हैं, यानी वो चुनाव में उतर रही हैं। इसका क्या मायने और इससे क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है देश की सियासत में, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी ठीक ठाक बोलती हैं और बोलने में बहुत आगे हैं। क्या एक मुकाबला सदन के अंदर हम जब नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए सुनते हैं उनके सामने भी देखेंगे? ऐसे बहुत सारे मुकाबलों में राहुल गांधी अब बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी भी इस मैदान में उतरती हैं, जहां पर अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां अखिलेश यादव और तमाम नेता हैं जो बहुत शानदार ढंग से भाषण देते हैं, तो ये सब कुछ हम आने वाले समय में देखेंगे। उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव, क्योंकि उधर झारखंड के चुनाव की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल सही पटरी पे वो चल रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों के बीच हो चुका है। और इधर महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों में से किसी ने अभी तक घोषणा इसकी नहीं की है। अभी से थोड़ी देर बाद हम भी इंतजार कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है महाराष्ट्र में, उसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं या नुकसान भी हो सकता है, ये जरा जानना चाहता हूं। शकील जी, कैसे देखते हैं आप? क्या सिर्फ यही एक ये माना जाए कि चूंकि लोकसभा में ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यहाँ स्टेक बनता है कि वो ज्यादा सीटों पर अभी भी चुनाव लड़े, या और भी है कि धरातल पे वो दूसरे दोनों दलों से, अपने साथी दलों से ज्यादा मजबूत है? कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में हमेशा से कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है। ये आज की बात नहीं है कि इस लोकसभा चुनाव में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, 13 सीटें उसने जीती और बीजेपी जो उससे मुकाबला करती है वो उससे काफी पीछे रही। तो महाराष्ट्र की देखिए जो पूरी कहानी है वो बिल्कुल फिल्मी कहानी है, 2019 के बाद 2024 तक। और हिंदी फिल्मों में जैसा क्लाइमैक्स होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हम लोगों के लिए देखना कि हिंदी फिल्में जो मुंबई में ही बनती हैं उनके क्लाइमैक्स में तो हमेशा हीरो जीतता है। तो इस कहानी के अंत में हीरो जीतता है, कैसे जीतता है, ये सब हमें देखने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा। अगर पूरी 2019 से हम सुनाना शुरू करें कि कैसे शिवसेना जीती थी और कैसे शिवसेना को छोड़ के रातों रात सुबह 4 बजे के करीब वहां मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाता है और अजीत पवार वहां पे चले जाते हैं और 24 घंटे के अंदर फिर अपने चाचा के पास वापस आ जाते हैं। तो ये सब एक बड़ी मजेदार कहानी, कैसे उद्धव ठाकरे को वहां हटाया जाता है और आज भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ और शिवसेना के खिलाफ, उनकी शिवसेना के खिलाफ कैसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी आज तक अफवाहें थी कि जा रहे हैं बीजेपी के साथ। तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि वहां पे जो है मोदी जी के लिए चुनाव जो है बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। और जो आप अभी बता रहे थे कि इतने इतने करोड़ रुपए के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तो वीडियो आ गया है। नोटों की इतनी गड्डियां हैं कि आदमी गड्डियां ही नहीं गिन सकता। नोट गिनना तो बहुत बड़ी बात है। और ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है। अभी तक ये पंचायत में करते थे ये लोग कि पंचायत में हर वोटर को नगद पैसा दिया जाता था। फिर ये नगर पालिकाओं में आ गया। मोदी जी खुद नगर पालिका के चुनाव में इंटरफियर करने लगे, जाके प्रचार करने लगे नगर पालिका में, भारत का प्रधानमंत्री।
और अब विधानसभा के अंदर 25 करोड़ का मतलब होता है कि हर वोटर को सीधे नकद भुगतान। सोच लीजिए देश के लोकतंत्र को ये कहां लेके जाएंगे। एक एक आदमी को, हर वोटर को नकद भुगतान। वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाना चाहिए कि वो नोट गिनना तो अलग बात है, नोट की गड्डियां आप नहीं गिन सकते। तो महाराष्ट्र का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा दांव लगा हुआ है। महाराष्ट्र में जो है उसको देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, और आर्थिक राजधानी तो हमेशा से कहते आए, मगर इस बार आर्थिक राजधानी है। जो सबसे बड़े आर्थिक राजा हैं वो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, अंबानी और अडानी। दो आदमियों ने, जिसे राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था छीन ली है। इससे दूसरे लोग जो दुखी है, जनता या पब्लिक सेक्टर के लोग, वो तो है ही, खुद जो है कॉर्पोरेट दुखी है। किसी कॉर्पोरेट को मौका नहीं मिल रहा है काम करने का, सिर्फ दो लोगों के पास है, और वो कुछ बनाते नहीं है, कोई निर्माण नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ खरीदते हैं। एयरपोर्ट दे दो, रेलवे दे दो, बंदरगाह दे दो, और उससे पैसा कमा रहे हैं। जो चीजें हमारे देश के टैक्स पेयर की रकम से बनी है, जिसके लिए देश के लोगों ने अपना योगदान दिया है, वो बनी बनाई चीजें इन्हें कोड़ियों के दाम में बेची जा रही हैं। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और महाराष्ट्र के साथ झारखंड का ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये दोनों चुनाव आप कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हरियाणा तो उन्होंने जीत लिया जी। अब हरियाणा की जीत में बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। उसमें एक ईवीएम बहुत बड़ा कारण है वहां पे। आज भी अगर आप किसी से बात करो तो वो कहता है इस बात को कि दोनों मंत्री अगर हार सकते हैं वहां पे, तो बहुमत कैसे मिल सकता है इनको। लेकिन वो हो गया। अब यहां पे ये जिम्मेदारी जो है महागठबंधन के नेताओं की है, कांग्रेस के नेताओं की है, बाकी रीजनल पार्टियों की है, कि वो वहां पे किस तरह पूरी व्यवस्था को सही रखे। एक फेस तो निकल गया, जो पहला होता है कि आपको वोटर लिस्ट चेक करना थी, वो तो खैर निकल गया, अब तो वो सवाल नहीं उठता। लेकिन पोलिंग बूथ के ऊपर अपने जो आपके पोलिंग एजेंट है उनको किस तरह मुस्तैद रखना है। जब दिन भर की पोलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद एक क्लोज बटन होता है, उसको आपको कैसे दबवाना है अपने सामने। उसके बाद किस तरह से आपको लास्ट में साइन करना है, सील देखना है, ईवीएम के नंबर लेना है। तो ये सब काम इस बार करना पड़ेंगे। देखते हैं ये पार्टियां कैसे उस काम को कर पाती हैं, क्योंकि इस पे देखिए बहुत कुछ निर्भर होने लगा है। बाकी हार जीत के बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन जहां आप जरा से भी कमजोर पड़ते हैं तो फिर ईवीएम अपना काम करने लगती है। अगर जनता बहुत बड़े पैमाने पर वोट दे दे किसी एक पार्टी को, तो वहां ईवीएम फेल हो जाएगी। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जनता को ये समझाए कि तुम्हारे वोट को ईवीएम खा जाती है, और तुम्हारे वोट को अगर ईवीएम खा रही है तो तुम इतनी बड़ी तादाद में वोट दो कि ईवीएम की हिम्मत न पड़े कि वो तुम्हारे वोट को खा सके। ये सब जो उपाय हैं वो सब विपक्ष को करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को करना चाहिए। इसके लिए इनको अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करना चाहिए। देखते हैं वो कैसे होती है, कैसे नहीं होती। लेकिन हरियाणा का जो सबक है वो याद रखना चाहिए। हरियाणा में ईवीएम कामयाब कैसे हो गया? जब आप बीमार होते हैं तो दवाइयां भी काम नहीं करती है, और छोटी बड़ी सारी बीमारियां घेर लेती है। वहां कुछ कमजोरियां कांग्रेस ने दिखाई अपनी गुटबाजी की वजह से, और उसमें जो है जब ऐसा हुआ तो फिर ईवीएम हावी हो गया। अगर ये आप अपनी कमजोरियां नहीं दिखाते तो ईवीएम को हावी होने का मौका नहीं मिलता। देखिए जो अफसर होता है वहां पे पोलिंग बूथ के अंदर और मतगणना केंद्र में भी, दोनों जगह, वो 150 वोटों का हेरफेर करना उसके लिए आसान बात होती है। वो हमेशा कर लेता है अफसर। ब्लाइंड जाते हैं, हैंडीकेप्ड जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, बहुत सारे मौके होते हैं, अपने आदमी को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर आप मजबूत होते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती, फिर एकदम सही वोटिंग होती है और सही गिनती होती है। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेंगी कि कैसे हो, क्या हो। स्थितियां इस टाइम जो है महागठबंधन के पक्ष में है।
जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में है दोनों राज्यों में, और दोनों राज्यों में अगर स्थितियां पक्ष में है तो अपनी गलतियों से दूसरी पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये काम इन लोगों का है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, कितना बच बच के अब हम कमेंट करने लगे हैं, अपने वक्तव्य देने लगे हैं। देखिए शकील जी भी जो बात कह रहे थे, तो ये परिवर्तन हरियाणा के बाद है, लेकिन मतलब इसलिए शकील जी मैं आपकी बातों से सहमत हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन कितना बच कर के हम लोग और उन चीज़ों को जो पिछले दिनों बीता है, जो घटना घटी है, और उसको सामने लाकर और उसमें अगर मगर जोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इससे बाहर निकलिए थोड़ा सा, मैं चाहता हूं कि बाहर निकल के हम लोग विश्लेषण करें और एक उसको नाइटमेयर की तरह उसको बाहर निकाल दें हरियाणा को, और उसके बाद अगर हम विश्लेषण करें तो महाराष्ट्र और उधर झारखंड दोनों को देखिए। महाराष्ट्र के नेताओं को देखिए, झारखंड के नेताओं को देखिए। कल्पना सोरेन की आप तस्वीर देखिए झारखंड में, और आज ही उनकी मैं देख रहा था, जबरदस्त भीड़, जन सैलाब है कल्पना सोरेन के उसमें, और कई सारे नेता बीजेपी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहे हैं। तो झारखंड की तस्वीर है ये, और उसी तरफ दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए। और अभी अभी एक आंकड़ा, वो हमारे वो नहीं है, और CSDS और लोक नीति का जो सर्वे है, इसको कई लोग तो सरकारी सर्वे भी कहते हैं। उसके बाद मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव बीतता नहीं है, वो जाति आधारित वोटर शीट लेके चले आता है। इस सर्वे में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इतने प्रतिशत इतने इसने वोट दिया, इतने प्रतिशत उसने वोट दिया, लेकिन वो अगर बता रहे हैं 24% मतदाताओं के लिए बेरोजगारी अहम मुद्दा है, 22% के लिए महंगाई बड़ा सवाल है, ये सामान्य मतदाताओं की बात है। इसके अलावा विकास की कमी को 9% लोग ये भी देख रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। ये तमाम आंकड़े हैं। कृषि संबंधी मुद्दे 8% लोगों को यहां प्रभावित कर रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को 7% ने बड़ा मुद्दा माना है। ये जो मूलभूत जो हैं चुनौतियां हैं, 24% मतदाताओं। तो ये सारी चीजें, इन सब के बीच महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे बीमारी, डॉक्टर ने कहा अभी आराम कीजिए, उन्होंने कहा अभी आराम नहीं, अभी मुझे चुनाव में जाना है। शरद पवार कह रहे हैं कि मैं 90 साल का भी हो जाऊंगा तो उसी दमखम के साथ में चुनाव मैदान में रहूंगा। और लगातार खबरें आप लोग देख रहे होंगे कि कभी पिछले 6 महीने से शरद पवार सड़कों पे हैं, लोगों के बीच हैं। कांग्रेस पार्टी भी मजबूती के साथ लड़ रही है। वैसे में अगर एक विश्लेषक के नाते हम और आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो मुझे यह लगता है कि अपने को उसी तेवर के साथ विश्लेषण भी करना चाहिए जो एक विश्लेषक करता आया है। उस आधार पर अब आपके पास आना चाहता हूं, कैसे महाराष्ट्र को आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, अगर मगर ये सब तो अब लगेंगे ही, और इसलिए लगेंगे कि चुनाव आयोग का रोल क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हालांकि ये पहले से था, लेकिन हरियाणा में जो नतीजा आया, इस नतीजे के बाद बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। लेकिन इसे एक सकारात्मक ढंग से अगर आप देखेंगे तो ये परेशान होना बताता है कि देश के लोगों में किस कदर बेचैनी है। उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई लेना देना नहीं है हरियाणा में, लेकिन वो चाहते थे कि जो वर्तमान हुकूमत है वो बदले। इतने लोग अगर चिंतित थे पूरे देश में, तो ये इस बात का साइन है कि ये सिर्फ नाराजगी ना हरियाणा तक सीमित होगी और ना महाराष्ट्र तक सीमित होगी। इस सत्ता और सियासत से लोग तौबा करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ये सब जगह दिख रहा है। दूसरा, जो नतीजा आया वो नतीजा कैसे आया ये सबको पता है, लेकिन वो कुछ विचार करने के लिए तो मजबूर कर ही रहा है। मैं एक समाधान के साथ आपके सवाल पर आऊंगा। झारखंड में JMM बहुत अच्छा कर रहा है, और महाराष्ट्र में भी शिवसेना, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार जैसा अनुभवी और बेहद वरिष्ठ नेता जो वहां के रग रग से वाकिफ हैं,
उनकी अपनी मेहनत, लेकिन बिना कांग्रेस के भी काम चलेगा नहीं। बिना कांग्रेस के मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की आज जो विश्वसनीयता है और जो लोकप्रियता है, वो एक तरह से जो क्षेत्रीय दल हैं उनको और मजबूत बनाते हैं, उनकी विश्वसनीयता को एक तरह से वो बढ़ाते हैं। तो ये तो हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि बिना कांग्रेस के बात बनेगी नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जो कमियां अब हम लोग देख रहे हैं और ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं रही होंगी। अब जिसको मैंने कहा था ना कि अगर हम लाइट ऑफ करके सो जाए, हमारे खिड़की और दरवाजे खुले हों, फिर हम ये सोचें कि चोर नहीं घुसेगा, वो भी ठीक नहीं है। एक मैं पॉइंट रखना चाहता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि कांग्रेस के लोग डीवी लाइव को बहुत देखते हैं, शायद उन तक मेरी ये बात पहुंचे। मैं जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, वहां पे हम लोगों का जब प्रमोशन होता है तो मूल्यांकन के लिए एक एपीआई स्कोर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। कांग्रेस पार्टी एक काम ये कर सकते, संगठन पर तो उसको बहुत काम करना है, लेकिन संगठन में कंपटीशन पैदा करने के लिए और लोगों को सक्रिय बनाने के लिए, सार्थक रूप से सक्रिय बनाने के लिए वो पीपीआई शुरू कर सकती, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपने साल भर में, महीने भर में कितने कार्यक्रम किए, ब्लड डोनेशन कैंप में थे कि आप दलितों के बीच में थे, आप आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे थे। एक जो मैं यहां बैठ करके देखता हूं कि कांग्रेस के जो बुनियादी वर्कर हैं, जमीन पर हैं, वो दुखी रहते हैं। कई बार उनको लगता है कि हमारी गिनती नहीं होती है, हम बराबर काम करते रहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू कर सकती है पीपीआई इंडेक्स के जरिए कि भाई जो काम कर रहा है, अब जैसे बूथ पर है या एजेंट है, आपके काउंटिंग में है और इधर आपका वो वोटर लिस्ट देख रहा है और वोटर लिस्ट में वो उसने ये पाया कि इतने वोट यहां कटे हैं, वो कैसे जुड़वा रहा है, उसका एक नंबर होना चाहिए ना उसके। वो एक पॉलिटिकल करियर है ना उसका। इसका अगर आप एक नंबर देंगे तो वो उसके अपने तरक्की में काम आएगा, वरना गणेश परिक्रमा करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं और जो असली वर्कर है वो बेचारा बैठा हुआ है जी। तो ये भी हम नहीं छोड़ सकते ना, इसको भी हमें रेखांकित करना होगा। अगर हमें चिंता है और हम ये चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, ये मूल अगर बचे रहें और इस सत्ता के रहते हुए उन पर खतरा है, ये पूरा देश नहीं दुनिया जानती है, जो लोग भी भारत को समझते हैं, तो हमें कुछ सुझाव भी देने पड़ेंगे और उम्मीद ये करके हम चलेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि डीवी लाइव को मुझे लगता है हर पार्टी के लोग बहुत गौर से देखते हैं, कांग्रेस के लोगों को यहां से सबक लेना चाहिए। तो एक ये मैं उसके बाद में भी अगर अवसर मिलेगा, हम लोग लगातार रहते ही हैं, तो कुछ और बातें मैं करूंगा। लेकिन अब आपके सवाल पर आता हूं। आपका जो सवाल है कि झारखंड की जो स्थिति है और महाराष्ट्र की स्थिति है, महाराष्ट्र में दो तीन चीजें फर्क करती हैं हरियाणा से। एक तो मराठी अस्मिता, और वो सिर्फ मराठी समाज की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता। और महाराष्ट्र की अस्मिता तब जब गद्दारी जैसा पूरा उदाहरण मौजूद है, शिवसेना को तोड़ा गया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया, प्लस वहां से बहुत सारी कंपनियां उठा करके और गुजरात ले जाई गई। मुंबई में अंबानी, अडानी और आजकल तो वहां लगे हुए हैं, 1200 एकड़ कितना मिल गया है, अडानी साहब वहां भी लूटने में लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये गुजराती उपनिवेश बन गया है।
और मैं इस बात को बराबर कहता हूं कि जो लोग बहुत अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के और यहां वहां के, वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस देश में केवल गुजराती उपनिवेश चल रहा है। आप कंपनियां उठा करके देख लीजिए। अरे अभी काशी का ही मैंने आज पढ़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद जो बनेगा, जो कंपनी वहां बेचेगी, वो गुजरात की है। घंटी बजाएं बैठ करके काशी विश्वनाथ मंदिर के बोर्ड, जो तमाम दुकानदार हैं आसपास के, उनके पास एक ही काम रह गया, झुंझुना बजाने के अलावा और कुछ नहीं। कहां गए काशी वाले? अब कितने मंदिर वहां तोड़े गए? इतने तो इतिहास में नहीं टूटे जितने मोदी जी ने तोड़ दिए। लेकिन वो जो आ रहा है ना उधर से, कई बार अडानी पोर्ट से आ रही है ड्रग्स, तो वो वाला ड्रग्स नहीं, एक और ड्रग्स चल रहा है। वो ड्रग्स धर्म का है जो बहराइच में हो रहा था, तो वो भी ड्रग काम कर रहा है कि नहीं साहब, ये तो भले ही नुकसान कितना भी हो जाए, लेकिन सत्ता में तो मोदी जी को रहना चाहिए। बेटा बेरोजगार हो, वो कुछ भी करे, लेकिन सत्ता में तो ये जो ईगो चल रहा है ना हिंदुत्ववाद के नाम पर, वो हालांकि बहुत मुट्ठी भर लोगों का है, लेकिन उसने तबाह करके रख दिया है और ये सवाल करना खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि ये स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र की अपनी अस्मिता, और वहां वो उस बात को लोग समझ रहे कि कैसे पूरा लूटा जा रहा है। एक दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी तो खैर हरियाणा में भी थी, यहां भी है, लेकिन यहां विपक्ष ज्यादा आपको मुस्तैद और मजबूत दिखाई पड़ता है। आपने नाम लिए पवार साहब का भी, उद्धव ठाकरे का भी, कांग्रेस पार्टी विदर्भ जैसे इलाके में बेहद मजबूत, और मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों के बीच में कहीं कोई गलतफहमी भी नहीं है। अखिलेश यादव गए जरूर है, लेकिन हो सकता है कि एक दो सीट पे वो चुनाव लड़े। इंडिया अलायंस वहां चुनाव लड़ सकता है, राहुल गांधी की ऐसी कोशिश अब होगी जो हम लोगों को लगता है। तो महाराष्ट्र में ज्यादा मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा है, और दूसरी तरफ ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे यहां एंटी जाट अगर हम लोग मान करके चल रहे हैं। एक चीज जरूर मैं कहूंगा फिर से कि एक खेल जो हो रहा है असल में, वो है वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि चुनाव आयोग वो करेगा नहीं। मसलन अगर दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के जो मोहल्ले हैं, वहां 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं जी मतदान केंद्र, और अभी आप अट्टालिकाओं को जरा उठा करके देख लीजिए, पौष इलाकों में देख लीजिए, वहां जस्ट नीचे और बड़ी छाया वाया की जा रही है वहां। तो ये जो वोट बढ़ा है, जो वोट डालने नहीं आते थे लोग, और इधर आपने घर के 4 लोगों को भी 2 अलग अलग बूथ पर पहुंचा दिया, तो कई बार लोग हताश होकर के वोट नहीं डाल पाते, और वोट काटे तो बहुत ज्यादा। इसके लिए निगरानी जरूरी है अभी से, और अगर आप निगरानी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बिल्ली दूध पी ही जाएगी। इस बात को समझने की जरूरत है, और यही आपका पीपीआई काम आएगा कि जो आपका वर्कर ये निगरानी करेगा, उसको मिलना चाहिए ना पार्टी में, उसको अपनी जगह मिलनी चाहिए उसकी मेहनत के अनुसार। तो वो क्राइटेरिया क्या होगा, उसके लिए मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका काम कर सकता है। और ये अगर कांग्रेस पार्टी के लोग उचित समझें और सुझाव ठीक लगे तो डीबी लाइव की तरफ से वो ग्रहण करें। हम लोग यहां से ये सुझाव दे ही सकते हैं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप दे रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर रखिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा अपनी टीम से कि जो सर्वे है, सर्वे में एक आंकड़ा है भ्रष्टाचार का, जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए। 42% मतदाताओं ने माना महायुति सरकार के तहत भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इसमें नहीं था सर्वे में, ये साफ साफ है उस सर्वे में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। लोकनीति CSDS का सर्वे, और उसमें 42% 42% लोगों ने माना है कि महायुति सरकार जो अभी सरकार है उसमें
भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार का बढ़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में। ये सब कुछ 42% मतदाताओं ने माना महायुति सरकार के तहत भ्रष्टाचार बढ़ा है। चलिए, ये चूंकि किसी ने कहा था अभी, मैं देख रहा था कमेंट में कि इसमें मतलब इस सर्वे में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, और आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, इसलिए मैं ये सामने रख रहा हूँ कि ये है भ्रष्टाचार। महंगाई, बेरोजगारी अगर मुद्दा न रहे तो शायद फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप वाकिफ़ नहीं हैं, उससे बाहर हैं, किसी चांद पे और कहीं किसी और ग्रह पे आप हैं। भ्रष्टाचार एक मूल मुद्दा है इस देश का, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। प्रशांत टंडन जी। जी देखिए राजीव जी, जो सर्वे भ्रष्टाचार की बात बता रहा है, मेरे इस बीच जब महाराष्ट्र में 1-2 यात्राएं हुई और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम लोग गए थे जी, तो भी ये ध्वनि वहां के समाज से सुनाई दे रही थी कि भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, और शिंदे सरकार के ऊपर लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये तो उन्होंने अपने जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। हालांकि वहां पे अशोक चव्हाण जैसे लोग भी हुए हैं, और जो बीजेपी में है, तो उनके ऊपर भी भयंकर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एनीवे, देखिए महाराष्ट्र राजीव जी तमाम सारे व्याख्याओं के अलावा एक सामाजिक आंदोलनों की भूमि है। बड़े बड़े समाज सुधारक वहां पैदा हुए, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर, गड़गे साहब, बड़े सारे कतार है, और उसका असर वहां की जमीन पर है। इसलिए राहुल गांधी का जो सोशल जस्टिस का जो अभियान है, उसको वहां पे जगह मिलती है। क्यों बीजेपी परेशान है, क्यों नए तरीके की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कर रही है? मैं एक आपको सिर्फ छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूं, आपने तो बहुत सारे आंकड़े बता दिए। लोकसभा की 9 सीटें हैं राजीव जी, जो वहां पे रिजर्व सीटें हैं SC ST। 9 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती लोकसभा में, इस 2024 की बात कर रहा हूं जी, और 1 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे ने और 1 सीट एनसीपी शरद पवार ने जीती। 9 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी के पास है। जो रिजर्व सीटें हैं, और SC ST पॉपुलेशन महाराष्ट्र में 20% है। ये एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में सोशल जस्टिस का जो प्लैंक है, सोशल जस्टिस की राजनीति, उसकी स्पेस कितनी ज्यादा है। बीजेपी वह कुल 1 सीट जीत कर आई है, और ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि वहां पे कैसे कर पाए। ये वो एरियाज हैं राजीव जी, अगर आप उन सीटों को जाएंगे, यहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, यहां राहुल गांधी की संविधान को लेकर रैलियां हुई थी, प्रियंका गांधी की रैली हुई थी नंदुरबार में, और ये सब सीटें आपको एक इंडिकेशन दिखा रही हैं कि महाराष्ट्र में जो वंचित वर्ग है वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। बहुत शिद्दत से बीजेपी ने जो 99 लोगों की सीट बनाई है, 99 कैंडिडेट दिए हैं अभी तक, उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया है और उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा एसेट, बहुत बड़ा उपलब्धि कांग्रेस के पास है, जिसको वो अगर मेंटेन करते हैं तो महाराष्ट्र का चुनाव फिर दिख रहा है कि क्या हो रहा है। एक बात अभी इस तरीके के, क्योंकि अभी जो चुनाव के बीच में हम लोग, तो मैं इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े दूंगा कि महाराष्ट्र के समाज में क्या हो रहा है जी। तो सब, और उस वक्त बहुत सारे विश्लेषक राजीव जी, मुझे याद है जब ये सीटें नहीं आई थी या सीटें आई थी तभी भी लोग ये कह रहे थे, उसके आने के पहले भी, कि अभी जब
400 सीटें आ जाएंगी लोकसभा इलेक्शन में, तब ये संविधान और सोशल जस्टिस का मुद्दा उड़ जाएगा हवा में। मुद्दा तो नहीं उड़ा हवा में। 9 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, रिजर्व सीटें SC ST रिजर्व सीट महाराष्ट्र। और एक आखिरी बात राजीव जी रेखांकित करना चाहता हूँ। अभी शुरुआत में आप प्रियंका गांधी के साथ वीडियो दिखा रहे थे कि कार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच रहे। जी, राहुल नहीं है, हम बहुत राहुल कल पहुंचेंगे जी, कल पहुंचेंगे। तो हम बहुत अलग दौर की राजनीति में, कई बार मैंने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी एक ही साथ एक ही हवाई जहाज में जाते हैं, एक ही कार में ये लोग जाते हैं। ये बड़े अजीब दौर में है और सुरक्षा के बहुत सारे इश्यूज हैं। कांग्रेस पार्टी के पास सुरक्षा के अच्छे सलाहकार हैं। मुझे लगता नहीं कि इस तरीके के इस स्तर के नेताओं को एक साथ एक ही हवाई जहाज या एक ही कार में यात्रा करनी चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण आप बात यहाँ बता रहे थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ। समय हालांकि आप लोगों का बहुत ले लिया और चर्चा भी इतनी हो जाती है कि उसमें ज़रूरत भी पड़ती है कि यहाँ बात की जाए। अनिल जी, क्लोजिंग कमेंट, और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, और ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, धरातल को बहुत नज़दीक से आप देखते आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़कर ओवरऑल अपने गठबंधन को फायदा दिला पाएगी? सीधा सवाल। देखिए क्या है, महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है कि बाकी जो पार्टियां हैं सबके कुछ पॉकेट्स हैं। जो स्टेट पूरा लेवल पे है उसमें इवन बीजेपी नहीं है, जो इसके कई जगह ऐसे हैं जहां पर कि जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में कमजोर पार्टी रही है। लेकिन कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो पैन महाराष्ट्र जिसको आप कहेंगे कि पूरे राज्य में हर एक, चाहे वो नॉर्थ महाराष्ट्र हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, सब जगह उनकी उपस्थिति है। तो इसीलिए ये इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उनको अधिक सीटें देने से वो बिहार और यूपी के हिसाब से आप नहीं देख सकते। यहाँ अभी भी सबसे अगर ताकतवर पार्टी है तो वो अंततः वही है। शिवसेना के साथ बीजेपी ना रहे तो कुछ ना हो, लेकिन कांग्रेस तो अपने अकेले दम पर भी पूरे स्टेट में है, तो इसीलिए उसमें वो कर पाएगी। और सबसे ये है कि बीजेपी और जो कांग्रेस के जो फाइट होगी, जो ओवरऑल फाइट होनी है अंतर बीजेपी लेड अलायंस और कांग्रेस लेड अलायंस, इसमें ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे इंडिविजुअल के रूप में इस महाविकास आघाड़ी के नेता जो है वो रहेंगे उद्धव ठाकरे, और उधर शिंदे को वो लोग कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो ताकि वोट जो है डिवाइड हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी में हमको लग रहा है क्या कि अंततः उस सीट में हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई नई, मतलब कुछ गैर ये है, मतलब मुनासिब है, नामुनासिब है, ऐसा है नहीं। तो ये चलेगा। और अभी हमको लग रहा है कि 3-4 दिन में आप देखिएगा कि कैंपेनिंग का जो अभी जो मीडिया का जो फोकस है सीट में हो गया ऐसे, और उसके बाद ये लोग लड़ गए, वो आप देखिएगा कि अब दूसरा चालू होगा, पोलराइजेशन इनका ये रहेगा, मतलब फोकस होगा। तो मीडिया से ही आप देखिए, मीडिया पर चर्चा नहीं हुई, रविकांत जी भी बहुत सलाह दे गए, लेकिन जो मीडिया को सलाह देनी चाहिए थी वो हम लोग को टाइम नहीं मिला, अब अगली बार देंगे। उसको सलाह देनी है कि वो अपनी विश्वसनीयता जो है वो किस तरह बनाए रखे। वो अभी तुरंत अभी जो देखिए एबीवीपी वाली खबर जो चली कांग्रेस के सूत्र से कि ये हो गया, क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे उधर चले गए और इस टाइप का, तो ये इससे कैसे यूट्यूब वाले लोगों को भी बचना चाहिए, ये मैं कहूँगा, क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं। 2 दिन से लोग इसी पर बुला रहे हैं कि क्या वो उद्धव ठाकरे और उधर चले गए क्या। हमने कहा कि उनका कौन चला रहा है खबर, जो दोनों पार्टी है वो दोनों पार्टी डिनाई कर रहा है, उसके बाद जिसके सूत्र के हवाले से कहा गया है वो भी डिनाई कर रहा है। तो ये है कौन, मतलब ये चौथा सूत्र जो है, जो कि मन में है उनके, वो जो है उसको एक्सपोज करिए। ये क्यों आप लोग इसके चक्कर में फंसे हुए हैं? ये लोग झूठ यही काम कर रहा है लगातार, और 400 पार किया था उस समय का भी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है।
बता जैसे ही ये लोग चर्चा करें तो 400 पार वाला जो है वो कुछ क्लिपिंग्स आप लोग दिखाया करिए, तब पता चल जाएगा कि ये जो चला रहा है मीडिया वो कौन है और ये किस तरह का है। नहीं तो ये रोज ये करेगा इस तरह का। ये भी सलाह जो है हम लोगों को देना चाहिए यूट्यूबर्स को, जिनके लिए स्टेक है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा स्टेक है कि ये जो इलेक्शन है महाराष्ट्र और झारखंड का, ये इलेक्शन बीजेपी गठबंधन को हारना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो आगे ये अभी जो हरियाणा में जो इनको ताकत मिली है उससे बहुत नुकसान होने वाला है डेमोक्रेसी को। ये बात समझाना लोगों को जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोगों को ऐसे यूट्यूबर्स जो गलत खबरें बताते हैं उनको शकील जी का नंबर दे दिया कीजिए, शकील जी से पूछ लिया करें, सही जानकारी देंगे शकील जी। क्योंकि क्या चल रहा है राजनीति में, खासकर दिल्ली के गलियारों में, शकील जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसलिए इनका नंबर दे दिया कीजिए कि आप भाई उनसे पूछ लो गलत खबर चलाने से पहले। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का भी लंबा वक्त गुजरा है महाराष्ट्र की सियासत को नज़दीक से इन्होंने देखा है पत्रकार के तौर पर, इसलिए हालांकि आज इनसे ज़्यादा बातें नहीं, इनकी बातें हम ज़्यादा नहीं सुन पाए, लेकिन इनसे भी बातें हम करेंगे, समझेंगे कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है और उसमें अब अलग अलग क्षेत्रवार, जैसे प्रशांत टंडन जी बता रहे थे, उन बातों को और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे मुद्दों के आधार पर। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ 42-43% का मुद्दा है या मुद्दा ये और भी आगे है? जिस सर्वे एजेंसी ने जो सर्वे किया है CSDS ने, वो और अच्छे से बेहतर बता सकती है वो एजेंसी कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ऐसे मुद्दे, महंगाई, ये 3 ऐसी चीज़ है जिस पर अभी और चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा क्या आरक्षण का मुद्दा, दलितों की जो साख है वहाँ पे उसका मुद्दा, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा OBC का, ये सब, इन सब पर भी जब चुनाव को बहुत गहराई से आप उसका आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो इन सारी बातों को, इन सारे मुद्दों को, इसके साथ साथ क्षेत्रवार जो भौगोलिक स्थिति है महाराष्ट्र की, उसको भी समझना होगा। और ऐसे ही हम झारखंड की तरफ भी बढ़ेंगे। इन दोनों राज्यों को हम इसलिए यहाँ पर इतना विश्लेषण और उसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में हुई, माफ़ी चाहूँगा, हरियाणा और दूसरे राज्यों की तस्वीरें जो आई हैं, उन तस्वीरों से बिल्कुल अलग तस्वीर यहाँ पे है। और उसमें भी एक सबसे, एक जो कहें तो सूत्र वाक्य अगर रखें तो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इस देश के लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने नकारा है। तभी तो बीजेपी 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। और ये, इसको अगर देखते हैं आप, तो फिर आने वाले चुनाव में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। सीधे सूत्र है। और यहाँ से अगर विश्लेषण की शुरुआत यहाँ से करते हैं, उसके बाद बाकी गणित है, जहाँ पर जिसके बारे में शकील अख्तर जी पहले बता रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। अनिल सिन्हा जी बहुत शुक्रिया, शकील जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, कांग्रेस हर जगह जीतती है, EVM हटाने पर पता चल जाएगा।